हेलो एवरीवन, दिस इज निशा धोटे। आई वेलकम यू ऑल टू दी मेहरा क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमपी सेट की जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गई है ना। और उसकी न्यू डेट भी आ चुकी है। हमारी जो एग्जाम है वो 1 मार्च को अब शेड्यूल की गई है। मतलब हमारी एग्जाम को जो अभी सफिशियंट टाइम बचा हुआ है। अगर हम अब भी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें तो हमारी एग्जाम जो है हम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, है ना। डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई करेंगे आप, आपकी एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है। आपकी इसी तैयारी को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चन। शुरू करते हैं इन क्वेश्चन से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या ये क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है? आर्हीनियस इक्वेशन आपकी होती है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। ये आपकी इक्वेशन होती है। ठीक, देखो अब इसने क्या बोला है हमको, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन के, ये इक्वेशन है अगर है तो क्या बोल रहा है कि दी एक्टिवेशन एनर्जी ये इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या क्या बोल रहा है कि देखो, ये आर्हीनियस इक्वेशन है, इसके अनुसार क्या आपकी संक्रियन ऊर्जा जो है वो तापमान को बढ़ाने पर क्या वो बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन कॉलिजन थ्योरी स्टेरिक फैक्टर पी इज मच लेस देन 1 फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना। क्या बोल रहा है कि इसमें कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जटिल संरचना वाले अणुओं के लिए स्टेरिक फैक्टर पी का मान जो है वो बहुत कम होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है ना। बस इन्हीं को जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार इसका आंसर। देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, सबसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, बोथ 1 एंड 2। क्या ये दोनों करेक्ट है? बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है। इसमें से एक करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, और एक जो है सेम की सेकंड वाला जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, देखो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, जस्ट अ मिनट। आई डोंट नो ये कौन सी स्लाइड है। ठीक है, देखो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। देखो क्यों, इसका रीजन समझो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। देखो आपकी इक्वेशन क्या थी, आपकी इक्वेशन थी सिंपली के इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना। इसको थोड़ा सा समझो। देखो ये टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों नहीं करती, देखो इस टाइप से। देखो अगर आपने, देखो स्टेटमेंट क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ना। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी कौन सी, ये है ना, ये है। देखो इसका जो है टेम्परेचर पर क्या होता है, टेम्परेचर पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता ना, टेम्परेचर पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो है आपका कौन सा ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेरिक फैक्टर इज वेरी स्मॉल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ओरिएंटेशन रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहा है कि जो जटिल अणु होते हैं ना उसमें सही अभिविन्यास की संभावना कम होती है, इसलिए स्टेरिक फैक्टर जो है वो बहुत कम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो कैसा होता है, इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो फिर से देख लो एक बार, क्या है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है कि क्या ये रैपिडली इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, तो नहीं, रैपिडली इंक्रीज नहीं होती है, टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए सेकंड बोल रहा है कि क्या इसके लिए वैल्यू जो है वो एक से कम होती है स्टेरिक फैक्टर की, तो हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इसके लिए स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू जो है वो एक से कम होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग से। देखो क्या बोल रहा है कि ये एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन से आपके, है ना, ये थर्मोडायनेमिक रिलेशन से आपको इसको मैच करना। देखो सबसे है गिब्स डेहम इक्वेशन, देखो कौन सी होने वाली है इसमें से, है ना। क्लैसियस कैप्रॉन इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, देखो कौन सी जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। देखो अगर आपको इसमें समझ आ रहा हो तो देखो इसमें से आपका जो गिब्स डेहम इक्वेशन है कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम देखें क्लेशियस ऑपरेशन है ना, सॉरी क्लेशियस कैप्टन इक्वेशन, तो देखो ये कौन सी ऑप्शन नंबर, ये फोर्थ वाला है ना, ऑप्शन ये फोर्थ वाला, जो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का ये फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, इससे तो इसी से हमारा आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो गिब्स डेहम इक्वेशन क्या होती है, समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये आपका गिब्स डेहम इक्वेशन है। क्लैशियस कैप्टन इक्वेशन क्या होता है कि फेज ट्रांजिशन, जैसे लिक्विड को गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का जो है ये रिलेशन होता है। ठीक है, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जो है इसमें ये वाला। ठीक है, चलिए थर्ड क्या बोल रहा है, गिब्स एनर्जी जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, हमने थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अच्छे से देखा था इसको, और ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इसको भी हमने जो है वो देखा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन रिएक्शन है थर्मोडायनेमिक्स की ही। ठीक है, देखो असर्शन रीजन है, देखो क्या बोल रहा है, सबसे असर्शन है सबसे पहले कि for a spontaneous process the total entropy of the universe always increase। क्या बोल रहा है कि क्या एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के लिए ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी सदैव बढ़ती रहती है क्या, है ना। उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। तो क्या इसका रीजन ये ठीक है ना, पहला असर्शन दे दिए, दूसरा उसका रीजन दे दिए। चलिए देखते हैं एक बार इसका आंसर, देखो क्या हो जाएगा इसमें। इसका देखो इसके ऑप्शंस क्या है कि assertion और रीजन जो है दोनों ट्रू है ना। क्या है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और बोथ ए एंड आर, मतलब assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true। ठीक है, देखो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, आपका ऑप्शन इसमें देखो क्या हो जाएगा। पहले हम वो जो स्टेटमेंट है एक बार उसको देख ले, देखो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है रिक्वायर्स इंक्रीजिंग टोटल एंट्रोपी। क्या बोल रहा है कि हमेशा जो है एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के लिए कुल एंट्रोपी बढ़ना जो है वो कैसी होती है, आवश्यक होती है। हमें पता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो लगातार लगातार बढ़ती ही रहती है ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि फॉर स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव नॉट ना कि पॉजिटिव, है ना। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या था कि गिव्स फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए, गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए थी। देखो इसने बोला क्या गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, देखो यही बोल रहा है कि गिव्स फ्री एनर्जी जो है कैसी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव जो है ये हमारी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेम मैच द फॉलोइंग, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव, देखो आपको बताना है कि इसमें कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस कौन सी है, पैरेलल रिएक्शंस कौन सी है ना, मैच द फॉलोइंग है। तो देखो अगर आपको याद हो तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस कौन सी, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन मतलब कि ए से क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और वो जो है फिर ये सॉरी ए से बी और बी से सी, मतलब ये ए से जो है सीधे कहा में प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन देखें, देखो किस तरीके से, सॉरी पैरेलल रिएक्शन किस तरीके से होती है। देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है कि अगर एक ही रिएक्टेंट से तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे ए से आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए से आपको क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। ये कौन सा जाएगा, बी का आ जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो इरिवर्सिबल का साइन है, ऐसा तो नहीं है। देखो देखते देखो, फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन रिएक्टेंट, मतलब बी का जो है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, देखो किस किस में है बी का थर्ड, या तो ऑप्शन नंबर ए में है, दूसरा ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। इसके अलावा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कौन सी थी, और सेकंड है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, है ना। सेम है कि देखो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है, अगर स्टेप वाइज होती है जिसमें ए से बी और बी से सी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, फ्रॉम मोर देन वन प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, किसी एक ही रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अपोजिंग रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, है ना। ये अपोजिंग रिएक्शन कैसी होती है, आर रिवर्सिबल इन नेचर होती है। ठीक है, तो देखो कौन सी अपोजिंग रिएक्शंस थी अपनी, ये वाला ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, ये पे ये इरिवर्सिबल इन नेचर होती है। जबकि चैन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, चैन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है किसका, इनिशिएशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, और टर्मिनेशन जो है इसमें होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि in the Lindman mechanism of unimolecular reaction at very
हाई प्रेशर द रिएक्शन फॉलो, है ना। अगर प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो ये रिएक्शन कौन सी, देखो अगर आपको याद हो तो लिनमैन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन थी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच द फॉलोइंग, देखो क्या बोल रहा है, देखो ये क्या है, कुछ मैक्सवेल रिलेशंस है, ठीक है। ये मैक्सवेल रिलेशन जो है मैंने आपको बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, है ना, बहुत अच्छे से बताए थे कि कौन कौन सा जो है वो किस किस का होने वाला है, ठीक है। देखो किस तरीके से होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली जो है इसमें ऐड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ इसको। चलिए देखो किस तरीके से करेंगे, सिंपल था हमारा, इस तरीके से हमने स्क्वायर बनाया था, है ना। स्क्वायर बनाया था हमने, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था। इसके बाद देखो क्या बताया था, कि इसके बाद ये बताया था कि डी यू के लिए क्या हो जाएगा, है ना। डी यू के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव का टीडीएस, है ना, और नेगेटिव का वीडीपी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव ही है, यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का पीडीवी, और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव का टीडीएस, सॉरी एसडीटी, है ना, एसडीटी। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो देखो डीयू के लिए क्या है, डीयू के लिए क्या है, ये टीडीएस माइनस पीडीवी है क्या, है ना। टीडीएस माइनस पीडीवी है, देखो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो सेकंड हो जाएगा, किस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना, ऑप्शन नंबर ए में। इसके अलावा देखो डीएच के लिए क्या है, कहाँ है डीएच, ये देखो क्या है, टीडीएस प्लस वीडीपी। डीएच के लिए टीडीएस प्लस वीडीपी मतलब कि बी का थर्ड, है ना, बी, देखो बी का थर्ड ये रहा। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखो सी के लिए क्या है, सी के लिए डीए है, डीए ये रहा, है ना। देखो क्या हो जाएगा, माइनस पीडीवी माइनस का एसडीटी, है ना। देखो ये रहा सी के लिए फोर्थ, ये रहा सी के लिए फोर, और एक बचा डेल जी। तो देखो डेल जी भी यहाँ से सिंपली निकल जाएगा कि क्या, ये देखो वीडीपी माइनस का एसडीटी, कहा रहा वीडीपी माइनस का एसडीटी। देखो सी का क्या है, सॉरी डी का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 300 केल्विन इज, कितना है, उसने रेट कांस्टेंट देके रखा 300 केल्विन पे इतना, और 310 केल्विन पे कितना देके रखा है, इतना। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, देखो सिंपल है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है ना, देखो क्या फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो इसके लिए होता है ईटा इक्वल्स टू के टी प्लस 10 डिवाइड बाई के टी, ठीक है। अब देखो के टी प्लस 10 मतलब देखो ये 310 वाली वैल्यू यहाँ पे टी प्लस 10 मतलब 300 टोटल टेम्परेचर प्लस 10 तो 310 हो गया, और ये हो गया 300, 300 वाला टेम्परेचर हमने नीचे लिखा, देखो ऐसा ही है ना। देखो एक 310 वाला है, दूसरा 300 वाला है, ठीक है। देखो अब किस तरह करेंगे, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है, 310 वाली वैल्यू ऊपर रखी, 300 वाली वैल्यू नीचे रखी, और सिंपली जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर जो है आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग है आपका। देखो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से देखो कौन सा रिलेशन जो है वो किसका है ना, एक फ्रेंडली आइसोथर्म है, वो कौन सा है, तो देखो अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंडली आइसोथर्म कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, x बाय m इक्वल्स टू के पी टू द पावर 1 बाय m। तो देखो a के लिए सेकंड, देखो ये आ गया हमारा, एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा कि a के लिए कौन सा हो जाएगा 2। लैंगम्यूर आइसोथर्म कौन सा था, बेट आइसोथर्म कौन सा, देखो अब है डी। लैंगम्यूर आइसोथर्म कौन सा हो जाएगा, लैंगम्यूर आइसोथर्म मोनोलेयर के लिए था, है ना, मोनोलेयर के लिए, जबकि फ्रेंडिश और बेट आइसोथर्म जो थे आपके मल्टी लेयर के लिए थे, है ना। तो बेट आइसोथर्म किसके लिए था, मल्टी लेयर के लिए, मतलब सी का आ गया 1 और एक बचा है डी। तो टैंकिंग टैंकिंग किसके लिए हो गया, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज लीनियरली विद कप, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोल रहा है कि माइकल मेंटन्स कांस्टेंट Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच रिएक्शन रेट बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम रेट। क्या बोल रहा है कि माइकल मेंटन्स स्थिरांक Km वह सबस्ट्रेट होता है जिस पर अभिक्रिया की दर अधिकतम आधी हो जाए। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, लोअर द वैल्यू ऑफ Km लोअर द एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, है ना। क्या बोल रहा है, Km का मान जितना कम होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट की अभिरुचि जो है उतनी ही क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो अब एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझो। देखो ये आपका एक्सप्लेनेशन देखो, केएम की क्या होती है, केएम माइकल मेंटन कांस्टेंट, जितना छोटा होता है एंजाइम के अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी जो है वो उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है ना। केएम इक्वल्स टू क्या होता है, देखो केएम इक्वल्स टू होता है क्या, बी मैक्स बाई टू हाफ, है ना। ये इस तरीके से ये होता है ना। देखो इसके लिए क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट, इसका अगर कंप्लीट फॉर्मूला है सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट, और वो कैंसिल आउट हो जाता है, और इस तरीके से मतलब सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है कि जितना छोटा होता है ना माइकल मेंटन इक्वेशन, उसकी सबस्ट्रेट की एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला, स्टेटमेंट सेकंड बोला कि एफिनिटी कम, देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है कि एफिनिटी कम लिखा है ना। नेक्स्ट जो सेकंड वाला था इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जितना कम होगा एंजाइम सबस्ट्रेट की एफिनिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। देखो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था कि माइकल मेंटन स्थिरांक वह सबस्ट्रेट है जिसमें अभिक्रिया की दर अधिकतम आधी हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही। देखो किस तरीके से, ये देखो वी मैक्स जो केएम इक्वल्स टू वी मैक्स बाई टू, ये हाफ हो गया है ना, हाफ हो गया। और नेक्स्ट बोल रहा है कि एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है, जबकि एफिनिटी कम नहीं होती, क्या होता है जितना छोटा होता है एफिनिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है, फॉर एन आइडियल गैस एक्सपांडिंग आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ठीक है, तो आदर्श गैस के समतापीय और प्रत्यावर्ती प्रसार के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखो क्या डेल यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्या डेल एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एनआरटी एल एम यू टू बाई वी1 होनी चाहिए, या फिर क्यू की वैल्यू जो है वो माइनस की डब्ल्यू होनी चाहिए, हीट जो है वो माइनस ऑफ वर्क होगा क्या। तो क्या ये ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर सारे ऑप्शन सही है, कौन सा, सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें आपके करेक्ट होने हैं। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है ना। सो एवरीवन ये है इसका एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो एवरीवन ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो हमारा एक बैच अवेलेबल है जिसमें हमने क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है ना। एक बार मैं आपको क्रैश कोर्स दिखा देती हूँ, ये रहा हमारा एमपी सेट केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, है ना, जिसमें जो है हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमने इसको टारगेट किया था 11 जनवरी के लिए, लेकिन डेट पोस्टपोन हो गई, है ना। तो हमने सिलेबस उसका कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसमें कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देती हूँ। देखो क्या क्या फीचर्स है इसके, इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, जो हमने क्रैश कोर्स कंप्लीट किया है ना उसके जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, ये सारे के सारे आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा आपको मिल रही है साथ में टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो बहुत इजीली हो जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी हमारे बैच में जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है ना। ये जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आई हूँ इसी का एक पार्ट था। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बैच में जो है डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कि हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही काम आती है ना, जो कि हमारी क्या स्पीड भी बढ़ाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये बैच। ठीक है, देखो इसके साथ आपको और क्या मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिकॉर्डेड लेक्चर। देखो अगर आपका सेट क्वालिफाई हो जाता है ना, तो उस सेट क्वालिफाई होने पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हम आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी उसी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो भी उसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि सेट का कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी आपको इसी के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस में डाउट्स होते हैं तो आपको एक डाउट सेशन भी जो है अवेलेबल कराया जाएगा, और ये सारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाए ओनली 1500 में, है ना। 1500 में ये सारा का सारा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करना, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसी तरीके से थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।